नमस्कार, मैं सिद्धार्थ। भारत की राजनीति में जब भी किसी समुदाय की भूमिका की बात होती है तो अक्सर बहस मंडल बनाम कमंडल पर टिक जाती है। लेकिन इस बहस के बीच एक ऐसा समाज भी है जिसे कभी राजनीति का मस्तिष्क कहा गया तो कभी ब्राह्मणवाद के ठप्पे के साथ कोसा गया। समय बदला, चेहरे बदले, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली, ब्राह्मण समाज का प्रभाव। और बिहार की राजनीति में तो यह प्रभाव इतना गहरा है कि यहाँ ब्राह्मण विरोधी बोल देना कई सीटों पर चुनावी आत्महत्या साबित हो सकता है। आज इस स्क्रिप्ट में हम बात करेंगे उस समाज की जिसे कभी कर्मकांडी कहकर ट्रोल किया गया तो कभी राजनीति का किंग मेकर कहा गया। हम समझेंगे भारत भर में ब्राह्मण समाज का राजनीतिक सफर, फिर आएंगे सीधे बिहार की उन सीटों पर जहां ब्राह्मण फैक्टर बिना बोले चुनावी समीकरण तय कर देता है, और अंत में देखेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी इस वोट को साधेगी, कौन फिसलेगी और कौन खुद को ब्राह्मणों का स्वाभाविक हितैषी बताने की कोशिश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस राजनीतिक यात्रा को, जहां वोटों का गणित आस्था, सम्मान और पहचान से जुड़कर सत्ता का समीकरण तय करता है। अब इसे समझने के लिए हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग है वो यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण राजनीति का सफर कैसा रहा। तो भारत की आज़ादी के बाद जब नेहरू युग की शुरुआत हुई तब कांग्रेस के भीतर ब्राह्मण नेतृत्व का बोलबाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ब्राह्मण समुदाय से थे और बाद के वर्षों में मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव जैसे नेताओं ने इस धारणा को और मजबूत किया। ब्राह्मण समाज भारतीय राजनीति में वैचारिक दिशा देने वाला समुदाय के रूप में विकसित हुआ। हालांकि यह कहना गलत होगा कि सत्ता सिर्फ ब्राह्मणों के पास थी, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ब्राह्मण चेहरे, विचारधारा और नैरेटिव सेट करने में सबसे आगे थे। 1970 और 80 के दशक में समाजवादी लहर उठी। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति ने पूरे उत्तर भारत में जाति ध्रुवीकरण को हवा दी। इसी दौरान ब्राह्मण समाज का विशेष अधिकार और उपवर्गीय वर्चस्व के आरोप लगे। लेकिन इसी कालखंड में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे करिश्माई ब्राह्मण नेता ने भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दिलाई। वहीं कांग्रेस में भी ब्राह्मणों की पकड़ पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। 90 के दशक में जब यूपी बिहार में मंडल राजनीति चरम पर थी, उस समय ब्राह्मण समाज को सत्ता से कटे हुए समुदाय की तरह चित्रित किया गया। समाजवादियों और जाति राजनीति के कई चेहरे ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल एक विरोधी हथियार की तरह करने लगे। लेकिन यह धारणा भी ज्यादा समय नहीं चल सकी, क्योंकि जाति समीकरणों के बीच ब्राह्मण समाज किंग मेकर बनकर उभरने लगा। 2000 के दशक में बीजेपी ने ब्राह्मण मतदाताओं को मजबूत आधार के रूप में जोड़ा। वहीं समाजवादी और क्षेत्रीय दलों ने भी यह समझ लिया कि इस समुदाय को पूरी तरह इग्नोर करना राजनीतिक आत्मघात है। उत्तर प्रदेश में मायावती ने ब्राह्मण दलित समीकरण को तीसरी क्रांति बताकर बहुजन ब्राह्मण सम्मेलन कराए। आज की राजनीति में भले ही पिछड़ा दलित समीकरण की चर्चा सबसे ज्यादा हो, लेकिन ब्राह्मण समाज आज भी 10 से अधिक राज्यों में निर्णायक मतदाता है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ब्राह्मणों का 3 से 10% वोट भी सीट का नतीजा पलटने की क्षमता रखता है। अब वक्त है इस राष्ट्रीय सफर से निकलकर हम प्रवेश करें बिहार की धरती पर, लेकिन इस बार सिर्फ सतह पर नहीं, हम उतरेंगे गहराई में। लालू प्रसाद यादव के दौर से उस राजनीतिक भूगोल की मीमांसा करेंगे जिसमें ब्राह्मण समाज को कभी सत्ता से दूर किया तो कभी पर्दे के पीछे उन्हें किंग मेकर बना दिया। अब बारी है दूसरे भाग की, लालू यादव से ब्राह्मण नेतृत्व का संघर्ष, अस्तित्व और पुनरुत्थान। बिहार की राजनीति में 1990 का दशक एक बड़ा मोड़ लाया। लालू प्रसाद यादव कमजोरों की आवाज के प्रतिनिधि बनकर उभरे और मंडल राजनीति की आंधी ने सवर्णों के प्रभुत्व को सीधे चुनौती दी। लालू ने खुले मंचों पर भूरा बाल साफ करो जैसे भावनात्मक अपील की, जहां भू यानी भूमिहार, रा यानी राजपूत, बा यानी ब्राह्मण और ला यानी लाला। यह नारा केवल विरोध नहीं था, बल्कि सत्ता समीकरण में स्वर्णों को हाशिए पर धकेलने की रणनीति थी। इसी दौर में ब्राह्मण समाज को सार्वजनिक रूप से तिरस्कृत महसूस कराया गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लालू शासन में भी कई ब्राह्मण चेहरे रणनीतिक पदों पर दिखे, चाहे वो राजनीतिक सलाहकार हो या संगठनात्मक कड़िया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र एक प्रमुख
ब्राह्मण नेता थे जिन्होंने लालू से पहले 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए मिश्र मॉडल से यादव और अति पिछड़ा वर्गों को भी संतुलित किया। लेकिन मंडल राजनीति के बाद उनकी पकड़ कमजोर हुई। वहीं बिंदेश्वरी दुबे जैसे नेता, जिन्हें कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माना जाता था, लालू युग में लगभग हाशिए पर चले गए। लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में रहते हुए ब्राह्मणों को केवल विरोधी नहीं बनाया, उन्होंने कुछ ब्राह्मण नेताओं को अपनी वैचारिक छतरी के नीचे भी जगह दी, जैसे ब्रजेश त्रिपाठी और अयोध्या प्रसाद सिंह, जो आरजेडी संरचना में वैचारिक संतुलन का काम करते थे। हालांकि इन नेताओं की जन स्वीकृति सीमित थी, लेकिन इनकी मौजूदगी से यह संदेश गया कि आरजेडी पूरी तरह एंटी ब्राह्मण नहीं है। नीतीश कुमार के उभार के समय जब सामाजिक न्याय से विकास की राजनीति की ओर बदलाव होने लगा, तभी ब्राह्मण समाज को धीरे धीरे बीजेपी और जेडीयू में पुनः प्लेटफॉर्म मिला। सुशील कुमार मोदी जैसे भूमिहार चेहरे के साथ साथ बीजेपी ने ब्राह्मणों को संगठनात्मक रूप से जोड़ा। इसी दौरान गिरिराज सिंह के उभार ने स्वर्ण मतदाताओं को यह एहसास कराया कि एनडीए सत्ता में ब्राह्मण बनिया भूमिहार समीकरण को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेताओं में से एक अश्विनी चौबे, जिन्होंने भागलपुर से अपनी सियासत को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया, कई बार ब्राह्मण अस्मिता का चेहरा बनकर उभरे। वहीं पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने संसद में और केंद्र में मंत्री रहकर ब्राह्मण राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूती दी। कांग्रेस में भी कुछ ब्राह्मण चेहरों को जिंदा रखने की कोशिश हुई, जैसे अजीत शर्मा भागलपुर से, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा। आरजेडी ने भी बाद में ब्राह्मण महासभा जैसे मंचों के जरिए सॉफ्ट अटेम्प्ट करना शुरू किया। आज 2025 से पहले की राजनीति स्थिति यह है कि लालू के दौर का खुला एंटी ब्राह्मण नैरेटिव आज चुनावी जहर बन चुका है। अब कोई भी पार्टी या यह रिस्क नहीं उठा सकती कि वह ब्राह्मणों को जनमंच से सीधा नीचा दिखा सके या फिर नीचा दिखाने का साहस कर सके, क्योंकि यह समाज केवल वोट नहीं देता बल्कि राजनीतिक वातावरण भी बनाता है। हालांकि किसी भी समाज को कोई भी पार्टी इस तरीके से नहीं कह सकती, उनकी जनसंख्या कितनी भी हो। और अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां समझना अनिवार्य है कि ब्राह्मण समाज किन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है और कहां जरा सा भी विरोध सीधे हार का कारण बन जाता है। तो अब आते हैं भाग 3 पर। बिहार की वे सीटें जहां ब्राह्मण फैक्टर है चुनावी निर्णायक आंकड़े और उदाहरण और पिछले परिणामों का गुंज। बिहार में करीब 5 से 6% ब्राह्मण आबादी मानी जाती है, लेकिन इसका असर हर जिले में समान नहीं है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में यह प्रतिशत 10 से 18 तक पहुंच जाता है, जो वहां के चुनावी समीकरण को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। आइए एक एक करके उन प्रमुख सीटों की बात करते हैं जहां ब्राह्मण विरोधी बयान देना आत्मघाती साबित हो सकता है, जहां पे बुरा बाल साफ करो जैसे बयान तो बिल्कुल भी स्वीकारनीय नहीं है। तो पहला सीट है बक्सर विधानसभा। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से स्वर्ण बाहुल्य है। बक्सर में ब्राह्मण भूमिहार राजपूत समुदाय का वोट निर्णायक होता है, जहां ब्राह्मणों की हिस्सेदारी 12 से 15% तक मानी जाती है। 2020 में यह बीजेपी उम्मीदवार ने स्वर्ण एकजुटता के कारण आरजेडी को पटखनी दी थी। खास बात यह है कि यदि यह ब्राह्मण समाज खुद को अपमानित महसूस करे तो वोट ट्रांसफर सीधा एनडीए से किसी क्षेत्रीय दल या आरजेडी की ओर भी जा सकता है, जैसे 2015 के आंशिक रूप से देखा गया था। दूसरा है भागलपुर जिला। इस सीट पर अश्विनी चौबे जैसे ब्राह्मण नेता की राजनीतिक पैठ आज भी गूंजती है। यहाँ ब्राह्मण आबादी लगभग 10 से 12% है और शहरी सीट होने के कारण बुद्धिजीवी का झुकाव भी महत्वपूर्ण है। 2015 में जब स्वर्ण उपेक्षा की चर्चा उठी तो यहाँ से कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से मजबूत प्रदर्शन किया। तीसरा है पटना साहिब। पटना साहिब में ब्राह्मण कायस्थ और उच्च शिक्षित मतदाता का समूह बड़ा प्रभाव रखता है। रविशंकर प्रसाद का यहाँ के प्रतिनिधित्व इस सीटों को ब्राह्मण सम्मान की लड़ाई जैसा बना देता है। यहाँ यदि कोई ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव उभरता है तो यह मतदाता पूरे पटना जिले में राजनीतिक हवा बदल सकते हैं।
दरभंगा सदर और दरभंगा ग्रामीण। दरभंगा को मिथिला ब्राह्मणों की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। यहाँ ब्राह्मण वोट 14 से 18% तक माना जाता है। 2020 के चुनाव में दर्जनों सीटों पर मिथिला विमर्श ने असर डाला। यदि इस क्षेत्र में ब्राह्मण अस्मिता आहत होती है तो यहाँ आरजेडी या एनडीए दोनों को ही नुकसान होगा यानी कि जिस पार्टी द्वारा उनके विरोध में कुछ कहा जाएगा तो सीधा उन पे इन वोटों का नुकसान होगा। आरा विधानसभा जिला भोजपुर क्षेत्र। भोजपुर में ब्राह्मण वोट 10% के आसपास है, लेकिन यहाँ संगठनात्मक प्रभाव में अधिक प्रभावी है। 2005 में यहाँ के स्वर्ण असंतोष ने लोकसभा और विधानसभा दोनों परिणामों को बदल दिया था। लालू शासन के अंतिम वर्षों में कही गई कुछ जाति बातों ने ब्राह्मण भूमिहार एकता को एनडीए की ओर झुका दिया था। छठवां है मोकामा तथा बख्तियारपुर जिला पटना ग्रामीण। इन क्षेत्रों में ब्राह्मण वोट 8 से 10% के बीच है, लेकिन पंचायत स्तर पर यहाँ दबदबे वाला वोट माना जाता है। बख्तियारपुर में लालू यादव का व्यक्तिगत प्रभाव है, लेकिन 2010 में ब्राह्मण सिंपति ने यहाँ जेडीयू को मदद की थी। हाजीपुर, हालांकि यहाँ लोजपा का पासवान प्रभाव बड़ा है, लेकिन ब्राह्मण वोट यहाँ 7 से 9% के बीच रहकर चुनाव को बैलेंस करता है। रामविलास पासवान के दौर में ब्राह्मण नेताओं को सम्मानजनक स्थान देना इसी कारण आवश्यक समझा गया। 2014 में एक स्थानीय उम्मीदवार ने ब्राह्मणों के खिलाफ दिए बयान ने एलजेपी को नुकसान पहुंचाया था, जिसे पासवान ने खुद नियंत्रित किया था। शिवहर और सीतामढ़ी। मिथिला क्षेत्र में ब्राह्मण वोट निर्णायक माना जाता है। यहाँ ब्राह्मण प्राइड के खिलाफ कोई भी बयान सामाजिक मीडिया के जरिए तेजी से नैरेटिव बदल देता है, जैसे कि 2020 में एक उम्मीदवार की बयानबाजी के खिलाफ अप्रत्याशित प्रतिक्रिया में देखा गया था। गया शहरी क्षेत्र। हालांकि गया में दलित और मुस्लिम वोट बड़ा है, लेकिन शहरी ब्राह्मण पंडित वर्ग 8% विकास और सम्मान आधारित वोट देता है। 2010 में ब्राह्मण उपेक्षा का नैरेटिव बनते ही एक बड़ी शिफ्ट बीजेपी के पक्ष में देखी गई थी। सासाराम विक्रमगंज बेल्ट। इस क्षेत्र में यद्यपि भूमिहार प्रभाव बड़ा है, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण समीकरण एक दूसरे की दिशा तय करते हैं। यहाँ यदि ब्राह्मण अस्मिता का आहत होती है तो भूमिहार भी उसी के साथ खड़े होते हैं। इसके कारण कई बार चुनावी संतुलन बदले हैं। तो बिहार की राजनीति में अगर कोई एक भावनात्मक तत्व है जो कभी विकास के नाम पर, कभी जाति गणित के नाम पर और कभी सम्मान की लड़ाई के नाम पर वोटों को एक दिशा से दूसरी दिशा मोड़ देता है, तो वह है ब्राह्मण अस्मिता। यह केवल एक समुदाय का सवाल नहीं है, यह एक मानसिक सम्मान और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का सवाल है। एक समय था जब ब्राह्मण समाज को सत्ता के समीकरणों से दूर रखने की कोशिश हुई, लेकिन जब उनका सम्मान चुनौती में बदला तो वोटिंग पैटर्न बदल गया, नारे पलट गए और सत्ता के सहयोगी बदल गए। यही कहानी 2015 में फिर से उभर कर सामने आई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने भाषणों में ऐसे शब्द आए जो सीधे सीधे उच्च वर्गीयों को निशाने पर ले रहे थे। एक बयान मन से उड़ा, अब इन स्वर्णों का जमाना गया। यह बात सिर्फ अखबारों में नहीं गई, यहाँ लोगों की मानसिक सुरक्षा को चोट पहुंचा गई, खासकर बक्सर, आरा और दरभंगा जैसे क्षेत्रों में जहां ब्राह्मण और भूमिहार समाज निर्णायक हैं। भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए एक झटका तैयार था। यहाँ वही 2015 का चुनाव था जिसमें कई सीटों पर स्वर्ण मतदाताओं ने अपना पारंपरिक झुकाव बदल दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अगर आज यह शब्द किसी और के लिए है तो कल हमारी गरिमा के लिए भी हो सकता है। तो इसी तरह कई क्षेत्रों में ब्राह्मणों का जो प्रभाव है वो अपना एक अलग वर्चस्व रखता है, और ऐसे कई सारी बिहार में कहानियां हैं जब ब्राह्मण और स्वर्ण मतदाताओं ने अपने पारंपरिक पार्टियां जिन्हें वो वोट देते थे वो बदले हैं। तो अब मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूँ, और इस पूरी खबर का मकसद किसी भी जाति को बढ़ाकर दिखाना या उसका वर्चस्व दिखाना नहीं है। बिहार की राजनीति में और हर जाति का प्रभाव ज़्यादा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो जनरल हो, हर जाति का प्रभाव ज़्यादा है। बस ये एक इतिहास के तौर पर बताना था कि कैसे पहले बुरा बाल साफ करो के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसा कहना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। तो अब मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, जय भारत।